हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक शुरू किया था अपना एल्कीन चैप्टर। एल्कीन चैप्टर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें एल्कीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो एल्कीन्स में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? एल्कीन पढ़ लिया था। एल्कीन के कैसे कैसे बनता है वो सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। अब हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एल्कीन्स के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम चार टाइप से इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। एक है बॉन्डिंग इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तीसरा स्टेबिलिटी एल्कीन की, और चौथा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? पता करते हैं स्ट्रक्चर एल्कीन का। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम पहले स्टेप की बात करें बॉन्डिंग की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पहले ये स्ट्रक्चर देखिए किसका है? इथाइलिन का। ठीक है, इथाइलिन के स्ट्रक्चर में एक चीज आप देखिए, यहाँ पर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कौन कौन सी प्रेजेंट है। ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक, और ये कौन सी बॉन्डिंग है? पाई बॉन्डिंग है। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जो प्रेजेंट है, यही हमें स्टडी करनी है, इसी से हम स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। ठीक, अब एल्कीन्स जो होते हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो डबल बॉन्डेड होते हैं। ठीक, अब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, मतलब इसका भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा, एंड इस वाले का भी क्या होगा? sp2 ही होगा। ठीक है, तो जो भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? sp2 होता है, और स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वहीं पे जो दो एंगल्स, जो दो बॉन्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, इसके बीच का एंगल अगर हमें देखना है तो वो कितना होता है? 120 डिग्रीज। ये क्या था? एक इंट्रो था कि स्ट्रक्चर का एंगल क्या होता है, शेप क्या होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? पाई और सिग्मा बॉन्ड को इन्वॉल्व करके बन रहा है। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल की, मतलब मॉलिक्यूल के प्लेन में होता है। और कब फॉर्म होता है? जब दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, मतलब जब दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के एंड्स कंबाइन करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? ये है। ठीक है, इनके एंड्स जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। वहीं पाई बॉन्ड की जब बात करते हैं तो ये साइड ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, साइड ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो ये साइड्स जब ओवरलैप करेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक डबल बॉन्ड बनेगा या फिर पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है दो p ऑर्बिटल्स की p ऑर्बिटल से। ये क्या है? दोनों p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की साइड ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक, और ये कैसे, किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब एल्कीन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कितने कार्बन एटम्स बॉन्डेड हैं, किससे? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। ठीक, जैसे यहाँ देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, सिर्फ एक अगर हम ये ग्रुप ले लेते हैं, एक डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, तो इससे जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऐसा कार्बन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एल्किल ग्रुप और जुड़ा हुआ है तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। दो जुड़े हुए हैं तो डाई, तीन जुड़े हुए हैं तो ट्राई, एंड ऐसे ही चार अगर जुड़े हुए हैं तो टेट्रा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया है? इसको क्लासिफाई किया है। देन आगे हम देखते हैं दूसरा फैक्टर जिससे हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब हम एल्केन की बात करते हैं तो वहां पे फ्री रोटेशन होता है, वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से फ्री रोटेशन होता है। लेकिन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं, इस सी डबल बॉन्ड सी की बात करते हैं, तो वहां पर फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो फ्री रोटेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को रोटेट होने नहीं देते। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसी की वजह से, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या एल्कीन होता है, वो दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। एक होता है सिस आइसोमर और एक होता है ट्रांस आइसोमर। ठीक, सिस आइसोमर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि कब फॉर्म होता है? जब एल्किल ग्रुप्स हैं, जो एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो सेम साइड पे होते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा सिस आइसोमर हो जाता है। और अगर अपोजिट साइड में जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर इसके सेम साइड पे, एक ही साइड पे दो आइडेंटिकल एल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं तो ये क्या हो गया? सिस आइसोमर हो गया। और अगर अपोजिट में जुड़े हुए हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ट्रांस आइसोमर फॉर्म होगा। ठीक है, ये था रोटेशन का इफेक्ट किस पे? अपॉन
एल्कीन्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंटी कन्फर्मेशन बन रहा है। ये एल्कीन्स का केस है, ये एल्केन्स का केस है। यहाँ पे देखिए, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड आसानी से रोटेट कर सकता है, 180 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक, और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में जा सकता है। वहीं पे अगर एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन्स में क्या है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या करेगा, ये उधर रिपल कर रहा, ये उधर रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये इधर साइड, हेंस नेट रोटेशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब नेट रोटेशन जब जीरो हो गया तो अगर एक चीज पॉजिटिव में जा रही, एक चीज नेगेटिव जा रही, दोनों को एक साथ रख दो तो एक रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, न्यूट्रल। वैसे यहाँ पर जो दो रोटेशंस हो रहे दोनों बॉन्ड के, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उसी की वजह से यहाँ पे एल्कीन्स में ये रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दो टाइप के आइसोमर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में क्या है, देखिए कुछ एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, वहीं पे कुछ कम होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ट्रांस एल्कीन जो है हमारा, जो हमारे ट्रांस एल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस एल्कीन की। क्यों? बिकॉज जो ग्रुप है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो अटैच है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, जिससे कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आता। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप्स हैं और ये दो क्या हैं, हाइड्रोजन ग्रुप्स। ये हो गया किसका केस, सिस आइसोमर का केस। अच्छा, अगर ट्रांस की बात करते हैं तो सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर आर एक इधर साइड है, एक इधर साइड है, देन एच एच। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेम साइड में जब दो ग्रुप सिमिलर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उनमें क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है। अब इसके प्रेजेंस से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो अब दोनों अपोजिट साइड में जुड़े हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, इसके द्वारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और इसके द्वारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दूर हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने के चांसेस है ही नहीं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर में जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। ठीक है, ये कंपाउंड कहा गया ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसमें। देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ये क्या है, CH3 ग्रुप है। एक इसके पीछे बना हुआ है मॉलिक्यूल CH3 ग्रुप, एक ये कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तीन हाइड्रोजन CH3 हो गया। ठीक है, अब ये एक CH3 ग्रुप ये है, एक ये है। ठीक है, तीन दो CH3 ग्रुप सेम प्लेन में है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पर स्टेरिक इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, जिससे ये आइसोमर क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। तो इसके डीस्टेबलाइज होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और स्ट्रक्चर फॉर्म सही से नहीं होगा, स्ट्रक्चर भी वैसे ही अनस्टेबल होगा। अब देखिए, अब एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे इंक्रीज करती है, विद एल्किल ग्रुप्स बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या है, सिर्फ इथाइलिन ग्रुप है, उससे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसमें एक एल्किल ग्रुप है, फिर दो जिसमें प्रेजेंट है वो ज्यादा स्टेबल है। वहीं इसमें देखिए अगर दोनों साइड पे एक एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स हम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, जो एल्कीन्स में देखी जाती है। देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, नॉर्मली जैसे हमने एल्केन्स में पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिसमें एक 1s है, 2s है एंड 2p है। 2p में तीन मैंने बताए थे, x y एंड z तीन थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1s में है, 2s कंप्लीट है, 2p नहीं कंप्लीट है। तो जब ये एक्साइट होंगे तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में चला जाएगा। ठीक है, जब कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा या ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वहां क्या बन जाएगा, एक 1s बनेगा, एक 2s बनेगा एंड देन एक इलेक्ट्रॉन 2s से ट्रांसफर होके कहाँ आया है, 2p में। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर कितनी वैलेंसी खाली हुई है, 4 वैलेंसी खाली हुई। तो 4 वैलेंसी खाली होने की वजह से अब ये टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। ठीक, अब जब हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हो जाएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर या फिर मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो sp2 है, जो sp2 ऑर्बिटल है, सॉरी sp2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जो ये वाला s है और ये p है, मतलब इस s का एक और p के दो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, मिक्स होके
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर 2p ऑर्बिटल रह गया, sp2 बना सिर्फ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो मिलेगा हमें वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर मिलेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो हमारा जो एल्कीन होगा उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन के स्ट्रक्चर को, कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2। कैसे बना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए यहाँ से 1s 2s और 2p तीन ऑर्बिटल थे। 2s जब ये एक्साइटेड स्टेट में गए तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, 2p में चला गया है, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो यहाँ से दो ऑर्बिटल्स इसके और एक ऑर्बिटल ये मिलके क्या बनाया, एक s है और यहाँ दो p के हैं, तो sp2 हाइब्रिड क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया इसकी बात। हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इथीन में देखिए क्या होता है, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और तीन क्या होते हैं, प्लेनर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक। जिसका मतलब क्या है ओवरऑल, कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, मैंने बताया था कार्बन कार्बन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब दो sp2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। मतलब जो दो sp2 ऑर्बिटल्स हैं जब वो ओवरलैप होते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं इस ओवरलैपिंग की वजह से, या फिर कह लो sp2s ओवरलैपिंग की वजह से। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में इसमें दिया हुआ है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, एक ये हो रही है, दूसरी ये हो रही है, तीसरी ये, और बाकी इधर साइड है। तो यहाँ पे टोटल 4 जगह पे ओवरलैपिंग हो रही है जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में था एल्कीन्स की, कि एल्कीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किन किन मेथड से, किन किन क्राइटेरिया से हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी चैप्टर में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है एल्कीन्स की। तो आइए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए इसमें पहली बात हम करेंगे फिजिकल स्टेट। तो वैसे ही जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे बढ़ते जाते हैं तो इनका स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होता रहता है, जैसे एल्कीन्स में हो रहा था। अब एल्कीन्स की बात करते हैं तो अगर उसमें 2 से 4 कार्बन एटम्स हैं, मतलब 4 मेंबर्ड एल्कीन है या फिर 2 मेंबर्ड एल्कीन के बीच में है, तो वो कैसे होंगे, वो जनरली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। वहीं जिसमें 5 से 17 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो लिक्विड के फॉर्म में, और 18 से ऊपर के जो भी हैं वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एल्कीन्स। अब जब इनका टेस्ट करते हैं, हम इसको बर्न करते हैं, तो ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक। जब इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। डेंसिटी क्या है, ये वाटर से हल्के होते हैं। सॉल्युबिलिटी, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज होते हैं। क्यों, बिकॉज ये एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन्स वाटर में इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब करता है, जैसे जैसे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स हम बढ़ाते जाएं, वहीं वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप्स उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसकी वजह यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। ये बढ़ क्यों रहा है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है किसके बीच में, आयन जो एटम्स हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे एडिशन, जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एल्कीन्स अंडरगो करते हैं उन्हें देखेंगे। तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, पहला एडिशन है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अब हम क्या देखने आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, कोई भी एल्कीन कंपाउंड है, ठीक है, ये रिएक्शन बेसिकली एसिड की प्रेजेंस में होती है। एसिड यहाँ पर क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तो वो क्या बनाता है, एक अल्कोहल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, एक अल्कोहल कंपाउंड बनाएगा, और ये रिएक्शन क्या फॉलो करेगी, ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल फिर से देखिए क्या हो रहा है, दूसरे एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन का हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ
एसिड, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटीन है, ठीक है। ब्यूटीन की रिएक्शन ब्यूटीन 2 है या फिर ब्यूटूइन है, की रिएक्शन ने वाटर से कराई इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर क्या बना, एक सेकेंडरी अल्कोहल बन गया या फिर कह लो एक क्वाटरनरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ऐसे ही देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन कंपाउंड इथाइलिन है, वाटर के साथ हमने एसिडिक एनवायरनमेंट दिया, तो यहाँ पे क्या बन के मिला हमको, इथेनॉल मिल गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या है जनरली। देखिए ये क्या है, एक हमारा एल्कीन है, ठीक है। ये एल्कीन कंपाउंड है, एल्कीन कंपाउंड है। यहाँ पर जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो वाटर को हम यहाँ पे हमने H प्लस लिया है, H प्लस क्या करेगा, वो H2O के साथ में कंबाइन करके हमें ये वाला स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जब बन गया, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जब बना, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये क्या करेगा, इस यहाँ पर H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये H प्लस का फॉर्मेशन जो हुआ है, ये H प्लस कहाँ जाके एक्ट करेगा, ये H प्लस इस बॉन्ड के ऊपर जाके एक्ट करेगा, ठीक, और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अब बॉन्ड को जब तोड़ देगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर बाहर निकल गया, साथ ही में यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन आया वो इस CH2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉन्ड टूट गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हो गया, अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, तो अब इसको खत्म करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फिर रिएक्ट करेगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन फास्ट होती है और रिवर्सिबल होती है, ठीक है। यहाँ पर ये इसके साथ अटैच हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर एक ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक अल्कोहलिक कंपाउंड बन जाएगा, और एक कैटाइन निकलेगा या फिर H प्लस आयन रिलीज होगा। तो ये क्या था, ये था एसिड हाइड्रेटेड एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस थी एल्कीन्स की। इसी का एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। अब हम आते हैं अगली रिएक्शन पे, जो कि है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एल्कीन्स की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बनाता है, एक मर्क्यूरिक कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम जब रिड्यूस कराते हैं सोडियम बोरोन हाइड्रेट से, तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा। बेसिकली इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 पेंटीन है, ठीक, एक कंपाउंड है 1 पेंटीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन है, ठीक। जब हम इसको सोडियम ब्रोमो बोरॉन हाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये अल्कोहल 2 पेंटेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सबसे पहले ये रिएक्शन भी क्या करेगी, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगी, ठीक। मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करने के लिए क्यों फॉलो करती है भाई, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के लिए फॉलो करती है, ठीक। अब इंटरमीडिएट जब फॉर्म हुआ, वो क्या है, ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या बनता है, कैटाइन बनता है, जो कि रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं एल्कीन की, तो इसमें बेस्ड ऑन रिएजेंट ऑक्सीडेशन चेंज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चेंज होता है, ठीक। अगर हम एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन लेके रिएक्शन कराते हैं, तो एल्कीन से जब रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइकॉल बन जाएगा, ठीक। देखिए जब एल्कीन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में, जिससे क्या बनता है, विसिनल ग्लाइकॉल बनता है। क्या बनता है, विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल का मतलब क्या होता है, जब 2 ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम विसिनल कहते हैं, ठीक। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। जिसमें और क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी, तो जो KMnO4 है वो किस कलर का होता है, वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये पर्पल कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक। इसी रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट कहते हैं। और अल्कोहल जो हमारा एल्कीन है, उसके प्रेजेंस के लिए ये रिएक्शन बहुत ही एसेंशियल होती है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एल्कीन था, इसका हमने रिएक्शन कराया कोल्ड एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट से, तो इसने क्या किया, ग्लाइकॉल बनाया, या फिर कह लीजिए विसिनल ग्लाइकॉल बनाया, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब अगला देखते हैं, अगर परऑक्सी एसिड्स लेके हम रिएक्शन करा रहे हैं,
तो अगर हम परऑक्सी एसिड्स को लेकर रिएक्शन करा रहे हैं, परऑक्सी एसिटिक एसिड है जैसे, या फिर परऑक्सी बेंजोइक एसिड है, तो एपॉक्साइड्स बनते हैं, सर्कुलर ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन यही कहती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, इथीन की रिएक्शन हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड से करा रहे हैं, तो यहाँ इथाइलिन ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन में जब एल्कीन्स को हम बर्न करते हैं एयर या ऑक्सीजन में, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के अंडरगो करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। मतलब जब एल्कीन्स को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, साथ में एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी। अब हम क्या देखेंगे, क्लीवेज रिएक्शंस या फिर ओजोनोलिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ओजोनोलिसिस। ये आपसे 5, 10, 15, 7, 2 सारे क्वेश्चंस में, सारे नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइदर शॉर्ट, आइदर लॉन्ग और आइदर वेरी शॉर्ट। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, तो जो उसका डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, टूट जाएगा, क्लीव हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन मॉलिक्यूल में, जो फर्दर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज रिएक्शन कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्लीवेज रिएक्शन या ओजोनोलिसिस भी कहते हैं। अब दो टाइप की क्लीवेज रिएक्शंस होती हैं, एक ओजोनोलिसिस पहली। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए एल्कीन की रिएक्शन जब हम ओजोन से करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ओजोनाइड बन रहा है। ठीक, जो कि फर्दर रिड्यूस कराने पे वाटर की प्रेजेंस में या जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए प्रोपीन है, ये क्या है, एक एल्कीन है। इसकी रिएक्शन जब ओजोन से कराई, तो ये ओजोन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड जिंक। क्या कराया, एसिड एंड जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे एक कीटोन बना और एक यहाँ पर एल्डिहाइड बना। ठीक है, कैसे, एक एसीटोन का कंपाउंड मिला है, एक फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, देखिए ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं एल्कीन्स के ऊपर। ठीक, जो ये एल्कीन है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या है, एल्कीन ग्रुप है, और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं। ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अटैक करने की वजह से जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। उससे हमें क्या मिलेगा, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, मोल्जोनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्जोनाइड कहते हैं। फिर इसी का दूसरा जब रिएक्शन हो रही होगी, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट और आएगी। उस स्टेट में क्या होगा, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, मोल्जोनाइड स्टेट्स हैं। अब जब फर्दर रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक के साथ में, जिंक की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड टूटेगा और टूटने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन, जब हम KMnO4 के साथ हीट करा रहे हैं। तो KMnO4 के साथ हीट कराने पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पेंटीन की रिएक्शन जब हम करा रहे हैं KMnO4 के साथ में हीट करने के लिए, मतलब हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड बन रहा है, मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसमें क्या हो रहा था, पहले वाली रिएक्शन ओजोनोलिसिस में, ओजोनोलिसिस में क्या हो रहा था, क्लीवेज रिएक्शन थी, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे थे। और यहाँ पर क्या है, ये शुरू करते हैं हम अपना अगली रिएक्शन है, उसको क्या है, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हमने अभी तक जो पढ़ी वो क्या थी, क्लीवेज रिएक्शंस थी। अब हमें पॉलीमराइजेशन पढ़ना है। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो तो आप पता होगा, नहीं पता है तो देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, वही क्या है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, process in which simple molecules combine to form larger molecule is termed as polymerization. सिंगल कंपाउंड जिससे पॉलीमर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। अब इस रिएक्शन में हजारों मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, चाहे वो हम कहें इथेन के, अगर हम पॉलीमर बना रहे हैं तो इथेन का, इथीन का चाहे तो इथीन, ऐसे जो भी हम मोनोमर लेते हैं, जो पॉलीमर बनाना है, उसके हजारों मोनोमर्स जुड़ के वो पॉलीमर प्रिपेयर करते हैं। ठीक, जैसे कि पॉलीथेन है या पॉलीथीन है, ये क्या है, ये पॉलीमर्स हैं, किसके, इथेन और इथीन के। अच्छा, होता कैसे है यहाँ पर देखिए, इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में पहले चेन इनिशिएशन है, ये क्या है, एक ईथर कंपाउंड है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, रेडिकल्स फॉर्म होने में यहाँ पर फिर जब रेडिकल्स फॉर्म हो गए, ये OR फॉर्म हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये इससे तो अटैच हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा।
अब बॉन्ड टूटेगा तो ये अटैच हो गया और यहाँ पर एक क्या बचा, एक नॉन बॉन्डेड या ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा जो बॉन्डिंग में नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये एक रेडिकल की तरह एक्ट करेगा एंड देन अगले पे अटैक करेगा। फिर इसमें भी सेम प्रोसेस होगा भाई, यहाँ पर ये तो अटैच हो जाएगा, CH2 ग्रुप इससे अटैच हो गया, ठीक है, CH2 इससे अटैच हो गया, साथ में ये भी CH2 बनाया, लेकिन अब जो यहाँ पे CH2 है उसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो फिर ये फर्दर क्या करेगा, फर्दर ये दूसरे उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन चलती रहेगी, यहाँ पर ऐसे ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो कब टर्मिनेट होगी, जब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ के पॉलीमर में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, किसमें, इस रिएक्शन में या फिर एल्कीन कंपाउंड्स में, ठीक। एडिशन रिएक्शन है तो इसमें कोई भी साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एल्कीन कंपाउंड है, ये हमारा एक कंपाउंड है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ROH, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो ये R क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो ये इसके ऊपर जब अटैच होगा तो यहाँ पर R आ सकता है और यहाँ पर OH आ सकता है। ये क्या बन के आया, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन के आया, ठीक। तो क्या कह रही है रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल जो कि क्या है, हमारा एल्कीन है, वो अटैक, उस पर कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक। अब एक डबल बॉन्ड जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा वीक पाई बॉन्ड है, ये सारे एल्कीन मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत ही रैपिड होती हैं, इसमें जो ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा वो बहुत ही जल्दी होगा, ठीक। बॉन्ड ब्रेकेज और ये प्रोडक्ट एडिशन बहुत ही रैपिड, बहुत ही स्पीड में होगा, ठीक। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जब एल्कीन्स की जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म होते हैं इन प्लेस ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके प्लेस पे, पाई बॉन्ड की प्लेस पे। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में क्या है, जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आयनाइजेशन होगा यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर फॉर्म होंगे, जैसे इस रिएक्शन में हो रहा है, यहाँ पे आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल निकला, ये न्यूक्लियोफाइल निकला। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में देखिए, इस स्टेप में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में ये खुद इससे अटैच हो जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, और हेंस क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, निगेटिव आयन है, Nu क्या है, निगेटिव आयन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इसके चार्ज को खत्म करने के लिए, इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बन के हमें मिलेगा, ठीक। अब जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें दो केस आते हैं, एक मतलब एक दो केस हैं कि एक अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो चलिए हम प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर जो हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है वो अनसिमेट्रिकल है, तो वहां पर मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जैसे कि हमारा इथीन है, जिसमें हम इक्वली डिवाइड कर सके यहाँ पर कार्बन एटम्स को, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर इसी की प्लेस पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो केस हो सकते हैं, या तो जो हमारा अटैकिंग ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाए आके, तो इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, या फिर इसके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पर क्या है, जब अनसिमेट्री की कंडीशन आती है तो उसके लिए दो रूल्स होते हैं, ठीक। एक मार्कोनिकॉव का रूल है, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, तो ये दोनों हमें पढ़ने हैं इसमें प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक। मार्कोनिकॉव रूल क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉव रूल कह रहा है जब किसी एल्किल हैलाइड को हम ऐड करते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन में, तो जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है कार्बन से, हाइड्रोजन जो अटैच होगा वो किस कार्बन से अटैच होगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक। मतलब मार्कोनिकॉव रूल में इसने कहा कि जो हाइड्रोजन निकला एल्किल हैलाइड में से, जो हाइड्रोजन निकला
वो किसके पास जाएगा, वो उस कंपाउंड के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा संख्या में अवेलेबल है। मतलब अगर हमारे कंपाउंड में एक CH2 ग्रुप जुड़ा है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा है अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ जाएगा, ये उसका डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसके पास एक ही है H और इसके पास दो है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ आएगा, इस वाले H के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, मार्कोनिकॉव रूल था। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इथाइलिन दिया हुआ है, इथाइलिन के साथ में HX है, तो अब HX है तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये हाइड्रोजन है वो किसी भी तरफ जा सकता है, बिकॉज हम यहाँ से बॉन्ड अगर तोड़े तो CH इधर चल जाएगा, CH इधर चला जाएगा। ठीक, दोनों साइड इक्वल हो सकता है, तो ये किसी भी साइड जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे प्रोपीन ले लेते हैं तो यहाँ पर जब हम एडिशन कराएंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कहाँ जाएगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन एटम के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है, उस कार्बन के पास गया जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये है जैसे कि यहाँ पर एक हेलोप्रोपेन बनेगा और दूसरा सेकेंडरी हेलोप्रोपेन बनेगा। तो इसमें जब हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वही क्या है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रूल क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉव रूल कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन का एडिशन किधर होता है, उस कार्बन पे होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये था मार्कोनिकॉव ओरिएंटेशन। मैकेनिज्म देखिए इसका, यहाँ पर ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, ठीक, सॉरी एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड से कराई, तो एल्किल हैलाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आयनाइज होगा और H प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा। अब ये H प्लस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब पार्शियल चार्ज डेवलप हुए तो यहाँ पर जो ये X ग्रुप है वो कहाँ गया, वो उस कार्बन एटम के पास गया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया, जिसके पास H प्लस आयन है उसके पास चला गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना, जिससे कि एक सेकेंडरी हेलोप्रोपेन कंपाउंड बना है। अब हम क्या देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल देखते हैं, इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, देखिए जब एडिशन रिएक्शन हो रही है HCl या HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो मार्कोनिकॉव रूल के उसमें हो रही है, लेकिन जब HBr की एडिशन होती है तो ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो नहीं करता। इसके लिए क्या है, खराश ने, एक साइंटिस्ट है खराश, उन्होंने ये रूल दिया, इसी को हम और क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं या एंटी मार्कोनिकॉव फैशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन कंपाउंड है, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ अ परऑक्साइड, तो क्या बन रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, 2 फिनाइल 1 ब्रोमोइथेन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जब ये रिएक्शन हो रही है तो HBr का एडिशन दो तरफ हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को बताने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, खराश इफेक्ट को लाया गया। अब इसमें भी जो स्टेप्स हैं वो देखिए, यहाँ पर ये परऑक्साइड है, ठीक, परऑक्साइड जब लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो इसने दो परऑक्साइड रेडिकल बनाए। ये परऑक्साइड रेडिकल फर्दर क्या किया इन्होंने, HBr के साथ रिएक्ट करके एक अल्कोहल कंपाउंड बनाया और ब्रोमीन का रेडिकल रिलीज किया। ये फर्स्ट स्टेप था। अब इस दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। इसमें क्या हुआ, जो Br रेडिकल था वो एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, तो जब एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने की वजह से ये जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, अब दूसरे तरीके से रिएक्शन क्या हो सकती है, यहाँ पे देखिए यही रिएक्शन में जो हमारा आगे रिएक्शन हो रही है, ये जो Br एटम है, ये जो Br है ये इसके साथ अटैच हो जाए, Br रेडिकल अटैच हो जाए, Br रेडिकल के अटैच होने की वजह से जो HBr जब दोबारा इसके ऊपर अटैक करेगा, तो HBr जब अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस और Br माइनस फिर निकलेंगे। ठीक, तो H प्लस कहाँ चलाएगा, वो इस वाले जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर चलाएगा, जिसके ऊपर हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, और उससे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और दूसरे साइड में क्या होगा, एक ब्रोमीन का रेडिकल
निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में जो HBr था उसका एडिशन कहाँ हुआ, H प्लस का एडिशन कहाँ हुआ, Br माइनस का कहाँ हुआ, Br माइनस का एडिशन उस कार्बन पे हुआ जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, और H प्लस का एडिशन उस पे हुआ जिसका हाइड्रोजन कम थे। ठीक है, अब चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है, तीसरा स्टेप इसमें इसका, उसमें क्या हो रहा है देखिए, जो RO रेडिकल था या परऑक्साइड रेडिकल था वो फिर कंबाइन करके क्या बना लेगा, परऑक्साइड रेडिकल बना लेगा, और दूसरा जो रेडिकल फॉर्म होगा, जो दूसरे रेडिकल्स फॉर्म हो रहे थे OR और Br रेडिकल्स, वो भी कंबाइन करके क्या बना लेंगे, अपना रिस्पेक्टिव कंपाउंड बना लेंगे। ठीक, अब चेन प्रोपगेशन स्टेप क्या होती है देखिए, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, और हेड्रोलिटिक एडिशन शो करती है। देखिए यहाँ पर, तो ये क्या था, ये था खराश इफेक्ट, जो कि हमें एक्सप्लेन करना था किसके लिए, ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको फॉर ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिफरेंटली एक्ट करता है विद एल्कीन एडिशन, एल्कीन एडिशन के लिए डिफरेंट रिएक्शन शो करता है एज कंपेयर टू HCl एंड HI। मैकेनिज्म है यहाँ पे डिटेल्ड, ब्रोमीन मॉलिक्यूल था, ब्रोमीन मॉलिक्यूल टूटा और क्या बना लिया, पोलराइज ब्रोमीन मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, अब ये एल्कीन के ऊपर अटैक किया, तो एल्कीन के ऊपर जब अटैक किया तो यहाँ पर एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाया इसने, ना तो ये अलग हुए हैं ना ही ये जुड़े हुए हैं, ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनी हुई है। ठीक, अब ब्रोमोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, जो कि ये है। ठीक, अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा और एक डाई ब्रोमाइड कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर डाई ब्रोमाइड का कंपाउंड बन गया। अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या है देखिए, यहाँ पर जब हम हेलोजेंस का रिएक्शन कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो सेम यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, क्लोरोहाइड्रिन बन रहा है। ये भी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंडर आती है। देन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन। प्रोपीन मॉलिक्यूल में एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए H प्लस क्या करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, फिर ये फर्दर H2O जो है ये इसके साथ आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे OH इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये हाइड्रेशन रिएक्शन थी। देन सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन पढ़ना है हमको। सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन में क्या हो रहा है, प्रोपीन का रिएक्शन जब हम H2SO4 से करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हाइड्रोजन सल्फेट का आयन बनेगा और साथ में एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। इसी के साथ में जो ये आयन बना, ये फर्दर इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद में अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बनाएगा, जिसकी फर्दर जब रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ में तो वो क्या बनाएगा, आइसोप्रोपेनॉल बनाएगा। अगर हाइपोहेलस एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या बनेगा, एक हेलोहाइड्रिन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एल्कीन हेलोहाइड्रिन कंपाउंड मिलेगा। वहीं पे अगर नाइट्रोसिल क्लोराइड की बात करते हैं तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के एडिशन पे हमें एल्कीन नाइट्रोसिल क्लोराइड का कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्रोपीन की रिएक्शन जब हमने कराई नाइट्रोसिल क्लोराइड से तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रोपाइलिन नाइट्रोसिल क्लोराइड कंपाउंड हमें देखने को मिला या फिर ऑब्टेन हुआ। ठीक, तो ये कुछ एडिशन रिएक्शंस थी जो इसमें प्रेजेंट थी। अब इसके बाद हमें अगली टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, और जो रिएक्शंस दी हुई हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा। तो हमने ये कंप्लीट कर लिए, हमारा जो टॉपिक था, हमें स्ट्रक्चर पढ़ना था, हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अगला टॉपिक क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपका यूनिट 2 का सबसे मेन टॉपिक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपसे हर ईयर में पूछा जाता है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप जो रिएक्शंस कितने टाइप की हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और कौन कौन से ये प्रॉपर्टीज और शो करता है, जैसे कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जो भी मैंने बताया आपको, ये सब हम आपको इसके अंडर में एक्सप्लेन करेंगे। और फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उनके बीच की डिफरेंस भी अगली रिएक्शन में आएगी।